नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 1 और 1 11। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एमपी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के पीएम को लेकर विवादित बयान पर घमासान मच गया है। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि संविधान बचाने को पीएम की हत्या से जोड़ा और हत्या का मतलब चुनावी हत्या या हराना बता दिया। पटेरिया के विवादित बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। इस बीच डिंपल यादव शपथ ले रही हैं, वहीं आपको लिए चलेंगे। अशून रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। पहले साइन कर दें। इस बीच मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था। 8 दिसंबर को नतीजे आए थे, जिसमें अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ा था। उनकी बहू डिंपल यादव ने वहां से जीतकर अब संसद भवन तक पहुंच गई हैं। मैनपुरी में 5 दिसंबर को वोट डाले गए थे और वहां पर भारी अंतर के साथ डिंपल यादव की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान, जिसमें वो ये कहते हैं संविधान बचाने को प्रधानमंत्री की हत्या से जोड़ते हैं और हत्या का मतलब चुनावी हत्या या हराना उन्होंने बता दिया। पटेरा का बयान, ये विवादित बयान, इस पर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। हत्या वाली बात दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप। उनका कहना है कि साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं, एफआईआर दर्ज होगी राजा पटेरिया के खिलाफ, जिन्होंने पीएम पर आपत्तिजनक बोल दिए हैं। एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने बयान दिया कि पीएम की हत्या करने का वक्त आ गया। हालांकि उन्होंने हत्या को चुनावी हार से जोड़ा है। पूर्व कांग्रेस के मंत्री हैं और पीएम पर इस तरीके का विवादित बयान उन्होंने दिया है। दलितों को कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। ये कैसी भाषा है? ये सीधा सीधा प्रश्न उठेंगे कि हत्या को वो हराने से जोड़ रहे हैं, लेकिन हत्या की बात कहना या हत्या शब्द का इस्तेमाल करना ये अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हत्या आवश्यक है, यानी कि उनको हराना आवश्यक है। अपनी बात कहने का जो तरीका है वो एक सभ्य भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने, कांग्रेस के नेता ने चुना उनकी हत्या करना, इस शब्द का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है। पूरे देश भर से बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के नेता उन पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी आपने बयान सुना कि ये कांग्रेस गांधी के विचारों को मानने वाली कांग्रेस नहीं है, ये इटली के विचारों को मानने वाली कांग्रेस है। तो पीएम पर यह विवादित बयान अब दरअसल बहुत ज्यादा विवाद गहरा रहे हैं, क्योंकि अब नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी को मैंने बोला है कि इस पूरे बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और ये सार्वजनिक तरीके से राजा
पटेरिया ने बयान दिया। राजा ने हत्या का मतलब चुनाव में हराना बताया, लेकिन हत्या शब्द के इस्तेमाल पर ही बीजेपी ने घोर आपत्ति दर्ज की है। तो इस बयान पर अब घमासान छिड़ चुका है और राजा पटेरिया, कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, अब इस तरीके से प्रधानमंत्री की हत्या की बात एक सभा में कर रहे हैं। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों तो दलितों, अल्पसंख्यकों को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या जरूरी है। ये वो बात कह रहे हैं, ये राजा पटेरिया कह रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि यहां हत्या का मतलब चुनावी हार है, यानी कि उनकी हत्या जरूरी है, यानी कि उनको हराना आवश्यक है। शब्दों का चयन हमेशा नजाकत के साथ होना चाहिए, लेकिन यहां पर राजा पटेरिया ने ऐसा नहीं किया है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। ये मोदी इलेक्शन। तो सवाल यहां पर राजीव ये उठता है कि राजा पटेरिया दरअसल डर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं, या फिर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो दरअसल किस मंशा से किया गया है? क्योंकि यहां पर अब एक घमासान छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जिसमें बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल मसौलिनी के समय में किया जाता था। और अब इस तरीके के अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, अब शब्दों पर तो कोई लगाम ही नहीं रह गई है, किसी तरीके का कोई यहां पर अंकुश नहीं लगता है, कहीं भी जाकर कुछ भी बोल दीजिए, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये मात्र शब्दों का खेल नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जब सूबे में एक सभा के लिए गए थे और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीबी है, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी के काफिले की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। लगभग कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब हो ही गई थी, लेकिन ये तो देश के लोगों का प्यार है और उनकी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी जो वो पंजाब से बाहर सुरक्षित आ पाए। उससे पहले मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर ये तक कह आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करिए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। लगातार चुनाव में हो रही हार से बौखलाई कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश कर रही है। और राजा पटेरिया कोई छोटे नेता नहीं है, पूर्व में कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं और अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। आप इनको संदर्भ में लेकर अगर इनके बयानों को देखें तो इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता है और कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, क्या प्रधानमंत्री की हत्या कराना ही एकमात्र विकल्प है कांग्रेस को वापस सत्ता में आने का। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और लोकतंत्र पे बड़े सवाल खड़े करता है। साथ ही अमित जी, अभी हाल ही में खड़गे जी ने उन्हें रावण बता दिया था, अब रावण के बाद ये हत्या शब्द का प्रयोग कर दिया गया। देखिए, भाषा पे कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संयम नहीं रहा। सोनिया गांधी से लेकर जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को, दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। अभी उसको जांच के लिए बोला है एसपी और कलेक्टर सागर को। जैसे ही जांच आती है वैसे ही आपको सामने फिर रूबरू होंगे। राहुल गांधी भी क्रिसमस की छुट्टी मनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि
दिवाली पे 1-2 दिन की छुट्टी है, गोवर्धन पूजा पे कुछ नहीं छुट्टी, रूप चौदस की कोई छुट्टी नहीं, भाई दूज की कोई छुट्टी नहीं, लेकिन क्रिसमस के लिए 7 दिन की 8 दिन की छुट्टी। हिंदू वो होने और हिंदू दिखने में यही अंतर है। उनके सवालों का भी यही जवाब है जो राजस्थान में उन्होंने उठाया था, और 8 दिन की यात्रा पे अब वो जा रहे हैं। अच्छा है अगर जा रहे हैं तो। गुजरात में बीजेपी ने जिस तरीके से आदिवासी इलाकों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वैसे ही परफॉर्मेंस क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी दोहराएगी और क्यों? खत्म कर देगा। नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर कहते हुए कि यही फर्क होता है असली हिंदू और नकली हिंदू में, कि इस तरीके की लड़ाई दरअसल जमीनी स्तर पर होनी चाहिए, पर वो दरअसल शब्दों के जरिए कांग्रेस कर रही है और ये रणनीति का हिस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए आपत्तिजनक जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं राजा पटेरिया की ओर से, वो दरअसल निंदनीय है। तो राजा पटेरिया का ये बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है और हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। क्या ये महज एक भाषाई त्रुटि है, जो कि लगता नहीं, क्योंकि वो रिलेट करके कह रहे हैं कि मोदी की हत्या जरूरी है, यानी कि उनकी हार आवश्यक है, लेकिन क्या वो हत्या शब्द को बहुत हल्का समझते हैं? क्या उसकी गहराई को वो नहीं समझते हैं? क्या बिना उसकी गहराई को समझे उन्होंने ये बयान दिया है, या जानबूझकर इंटेंशनली ये बयान दिया गया है? इतने गंभीर राजनीति अपने आप में बहुत गंभीर विषय होता है। आप इतनी बड़े आबादी तक एक संदेश पहुंचाते हैं, आप क्या क्या कह रहे हैं कि एक शब्द को सुना जाता है, और वहां पर जब आप देश के प्रधानमंत्री के इस तरह का बयान देंगे तो ये स्वाभाविक है कि चर्चा का विषय बनेगा और इसे उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है। यही वजह की आलोचना हो रही है अब राजा पटेरिया के। राजा पटेरिया ने अपने विवादित बयान के बाद क्या कुछ सफाई दी है, सुनिए। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। को सुन रहे थे आप, उनका कहना था कि उनके वक्तव्य को गलत तरीके से पेश किया गया, उसे तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है। उनका दरअसल ऐसा कोई मतलब नहीं था। राजनीतिक हत्या मतलब चुनाव में हराना, और साथ ही गांधीवाद को कांग्रेस पूरी तरीके से मानता है। इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार फिर से आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। तो संविधान यदि इन्हें बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर है, और उसके बाद कह रहे हैं कि आज कहने का आशय कुछ और था। बहरहाल अब गुजरात आपके लिए चलते हैं। गुजरात में बम्पर जीत के बाद से बीजेपी का ग्रैंड शपथ शो है। दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ 20 से 22 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और आज से ही शपथ लेने वाले मंत्रियों के फोन आने लगे हैं। आज तक के पास 16 संभावित मंत्रियों की लिस्ट है जिनको ये फोन पहुंचे हैं और आज उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। लेकिन कैबिनेट में कई नए चेहरों को तरजीह दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में बम्पर जीत बीजेपी के नाम हुई है, जाहिर तौर पर अब तोहफा उन सभी लोगों को दिया जाएगा, उन सभी विधायकों को जिन्होंने इसके लिए काम किया है, जीत के लिए वो तत्पर रहे हैं। गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, चित्रा त्रिपाठी भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले गोपी आपका रुख करते हुए, आपसे महज 3 घंटे बाद ये ऐतिहासिक मौका, जब 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी को यहां के लोगों ने मौका दिया और दूसरी बार भूपेंद्र पटेल सीएम बनने जा रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए भी एक बड़ा मौका। बिल्कुल, देखिए नेहा, ये जीत बहुत प्रचंड है क्योंकि 27 साल बाद 156 सीट आना अपने आप में ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं जो गुजरात के एमएलए है, ये 1
156 जो एमएलए है वो यहाँ पे आना अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमएलएज है 156 एमएलएज का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जितने भी दूसरे केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन सबके साथ यहाँ पे लंच रखा गया है। होटल लीला में इस वक्त यहाँ पे हम मौजूद है और आप देख सकते हैं जो एमएलएज है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ ही देर में यहाँ होटल लीला पर पहुंचेंगे और वो भी इन सबके साथ लंच करेंगे। देखिए अपने आप में ये बहुत खास जीत हो जाती है क्योंकि 156 आज दिन तक इतिहास में ये पहली बार बीजेपी को इससे पहले जो जीत मिली थी वो 127 सीट पे जीत मिली थी, लेकिन ये पहली बार 156 पर ये जीत मिली है। हो सकता है कि अगले आने वाले कई सालों तक इससे बड़ी जीत मिलना संभव नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है। गोपी आप बने रहे हमारे साथ। चित्रा त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है। चित्रा, कॉम्बिनेशन किस तरह का देखने को मिल सकता है? पुराने कितने लीडर्स और नए युवाओं को कितना इस कैबिनेट में मौका मिल सकता है? किस तरह का कॉम्बिनेशन? देखिए राजीव, मुझे आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी इसलिए सवाल तो पूरा नहीं सुन पाई हूं, लेकिन आपको बताते चले गांधीनगर में जिस पंडाल के भीतर मेरी मौजूदगी है वहां पर तैयारियां जोरों पर आगे बढ़ रही हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर आकर तैयारियों का जायजा लेकर जा रहे हैं। स्टेज पर बड़ी सी स्क्रीन भी लगाई गई है और पंडाल चूंकि बहुत बड़ा है इस वजह से जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि ये जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह चले उस वक्त कहीं भी कोई कोर कसर नहीं रह जाए और लोगों तक पूरी तस्वीरें पहुंचे। 3 बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं। एक पर साधु संतों की मौजूदगी होगी। मैं चाहूंगी लेफ्ट से हमारे कैमरामैन आपको संजय दिखाएं। बाईं तरफ से शुरुआत होगी। जय जय गरवी गुजरात आप देख रहे हैं, वहां पर साधु संत बैठेंगे जो मुख्य मंच हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी होगी। यहीं पर आपको बताते चले भूपेंद्र पटेल शपथ लेते हुए, यही वो शपथ विधि समारोह का मुख्य मंच है। मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री कांग्रेस के राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जिसमें हत्या करने की बात है, उसको हार से जुड़ा है। बहरहाल इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ कहने सुनाते हैं आपको। आने वाले समय में जब नरेंद्र मोदी इस धरती पर नहीं रहेंगे तो नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे भारत में, क्योंकि भारत के विकास को, भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान को, सांस्कृतिक विरासत को जिस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और ले गए हैं, ये दुनिया और भारत में ये पूजे जाएंगे। कि हम वो इंश्योर किया कि हमारी जो है सीटें कम आए, इस तरीके की हरकतें उन्होंने की है। ये जो इल्जाम अब लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने पराजय को पचा नहीं पा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति या राजनेता का दायित्व होता है कि सच को स्वीकारना। आज जनता दल यू के मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदा कराने का काम। बात अब गुजरात की करेंगे, जहां पर प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस मौके पर दोपहर 2 बजे गांधीनगर विधानसभा परिसर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 20 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तैयारियां जबरदस्त है, मंच सजा हुआ है, बड़े बड़े नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जगह जगह ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। शपथ ग्रहण में बड़े बड़े दिग्गज, 20 केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। चित्रा और गोपी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे गुजरात से। सबसे पहले चित्रा आपका रुख करते हैं क्योंकि आप शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर मौजूद हैं। एक दिवाली जो है मन चुकी है, लेकिन आज गुजरात में भी दिवाली जैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। यहाँ पर दिवाली और होली दोनों को ही मिला दे तो उस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जीत को वो उतने ही बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है। जितना भव्य पंडाल बनाया गया है उससे ज्यादा भव्यता दी गई है उस मंच को, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी। आपको बताते चले कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, तकरीबन 90% लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसको आज स्टेज पर बैठना है। बहुत सारे विधायक भी सुबह से आकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मंच पर सेल्फी क्लिक करवाते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूंगी कि संजय एक बार जरा आपको मंच की तस्वीरें दिखाएं। देखिए अधिकारी जहां एक तरफ लगातार लगे हुए हैं सज्जा में, ताकि कोई भी कोर कसर बाकी यहां पर नहीं रह जाए। यही वो मुख्य मंच है, शपथ विधि समारोह, जहां पर लिखा हुआ है 12/12/2022 की ये तारीख। इस मंच के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश को दिए जाने की कोशिश बीजेपी की ओर से, और दोनों ही तरफ, बाईं तरफ और दाहिने तरफ, जय जय गढ़वी गुजरात को कहते हुए दो अलग अलग मंच बनाए गए हैं, जिस पर से एक पर साधु संतों की मौजूदगी होगी जो भगवा कपड़े में आपको नजर आएंगे। कुछ लोग वहां पर बैठ भी चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तमाम गणमान्यों और वो बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे जिनको देश भर से यहां पर बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ बीती रात ही पहुंच चुके थे, गोवा के सीएम बीती रात ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के यहां पर लैंड करने के बाद ही अहमदाबाद में। जितने अलग अलग राज्यों के, देखिए मौजूदा वक्त में बीजेपी के और एनडीए के 17 राज्यों में सरकार है। हिमाचल प्रदेश जाने के बाद 17 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। उन तमाम राज्यों के बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनकी मौजूदगी आज यहां पर इसी मंच पर देखने को मिलेगी, और इसके जरिए दरअसल एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश में 2024 की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी देना चाहेगी। क्योंकि अगले ही साल एक तरफ मध्य प्रदेश में, राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में जहां पर 25 की 25 लोकसभा की सीटें मोदी के नाम पर दे देती है जनता, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो वहां पर बीजेपी जीत नहीं पाती, तो विधानसभा को भी जीतने की कोशिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटका है, जहां पर बीजेपी दक्षिण के जरिए अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। तो आज यहाँ गुजरात के जरिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ही तरफ बड़ा संदेश देने की कोशिश, बड़ा मैसेज आप बताने की देने का प्रयास होगा। चित्रा लौट रहे हैं आपके पास, गोपी घांगर भी हमारे साथ हैं। गोपी, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? कौन कौन से दिग्गज पहुंच गए हैं? पहुंचने वाले कौन कौन है? देखिए आपको बता दें कि गुजरात के जो विधायक है 156 विधायक यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जिसमें से कुछ विधायक अब तक पहुँच चुके हैं, बाकी कुछ जो है वो पहुँच रहे हैं। साथ ही सीएम ऑफिस, सीएम रेसिडेंस जो है, जहाँ पे गवर्नर हाउस भी आया हुआ है, जहाँ पे जो 16 मंत्रियों के नाम अब तक सामने आए हैं उन सभी के साथ एक मीटिंग भी, सीएम की हाई लेवल मीटिंग इसे कही जाएगी, एक मीटिंग भी चल रही है इस वक्त वहाँ पे। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो लगातार गुजरात के अलग अलग जो एमएलएज है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनुप्रिया पटेल अभी सामने आई थी और उन्होंने अपना जो व्यू है वो भी सामने रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2024 की ये जीत का जो विश्वास है वो गुजरात से ही मिला है। तो कई सारे जो मंत्री है, हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही यहाँ पे उनके घर जो है वो पहुंच चुके हैं 156 विधायकों के साथ होटल लीला में। फिलहाल यहाँ पे सारे एमएलएज पहुंचेंगे और उनके साथ एक लंच का आयोजन किया गया है। सारे एमएलएज के साथ ये लंच होगा। जेपी नड्डा यहाँ पर है, उनके साथ ये लंच होगा, सारी मुलाकात होगी सबकी, क्योंकि एक औपचारिक मीटिंग भी कही जा रही है, क्योंकि 2024 भी आ रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं जीत के बाद? देखिए, निश्चित रूप से राज्य का मूड तो रिफ्लेक्ट हुआ है, क्योंकि 7वीं बार राज्य में सत्ता को रिटेन करना यह आसान नहीं होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता और जनता का जो उन पर विश्वास है, वो केवल कायम ही नहीं है बल्कि और बढ़ भी रहा है। और 2024 में भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। विपक्षी दल सब एक बोल रहे हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए क्योंकि मोदी को हराना है। तो देखिए, मुझे लगता है कि किसी को हराने से ज्यादा आवश्यक होगा कि वो देश को और जनता को क्या देना चाहते हैं। एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने से ही सकारात्मक परिणाम आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश और राज्य को लेकर, उसके विकास को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए बार बार सत्ता में उनकी सरकार की वापसी होती है। तो पॉजिटिव जो नजरिया होता है वही आगे लेकर जाता है। 2024 में स्पष्ट बहुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या देख रहे हो? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम तीसरी बार फिर, अपना दल भी सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी का, और 2024 में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश की सत्ता में वापसी करेंगे। थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे अनुप्रिया पटेल को, जिनका कहना था कि जाहिर तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर गुजरात में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, लेकिन 2024 भी बेहद महत्वपूर्ण है उस लिहाज से, क्योंकि सिर्फ गुजरात की जनता नहीं, पूरे देश की जनता विश्वास दिखाएगी बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन जीत के जादूगर जाहिर तौर पर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, उन्हीं के चेहरे के साथ यहां पर चुनाव लड़ा गया था। और चाहे रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिखाई दे रही थी। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, देखिए जाहिर तौर पर जीत बड़ी है, सीटें भी पिछली बार से ज्यादा हैं, तो क्या मंत्रिमंडल में इस बार ज्यादा लोगों को जगह मिलेगी? पहले से बड़ा होगा ये मंत्रिमंडल? जी देखिए नेहा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि क्या मंत्रिमंडल बड़ा होगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत ये होने जा रहा है। जहां तक अभी आज तक के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि 16 लोग ही फिलहाल इस पूरे मंत्रिमंडल में रहेंगे। देखिए पहली बार तो 20 से ज्यादा थे, 23 लोग थे, लेकिन इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो 16 का होगा। यानी कि देखिए जीत बड़ी है, सीटें ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल फिलहाल के लिए छोटा रखा गया है। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर अभी हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। चीफ मिनिस्टर जो हाउस है यहाँ पर गांधीनगर में, वहां पर आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, और बाहर भी आप देखिए यहाँ पर कई सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो वहां पर मौजूद है। क्योंकि देखिए उत्साह क्यों ना हो, खुशी क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके की जीत मिली है उसके बाद आज उनको जो है मिनिस्ट्री की जो पोस्ट है वो मिल जाएगी आज, और तो उनके जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात नेहा मैं आपको बता दूं कि इस गवर्नर हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, CR पाटिल भी मौजूद है, और ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो काफी महत्वपूर्ण रखती है। देखिए नेहा, आपने जिस तरीके से बताया तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होगा उसमें तमाम चेहरों को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो सौराष्ट्र के पाटीदार हो, कोली समाज के लोग हो, नॉर्थ गुजरात से ओबीसी समाज का तबका हो, साथ ही जो ट्राइबल, जो इस बार सबसे ज्यादा भरोसा ट्राइबल समाज ने दिया है, 27 में से 24 सीटें जो है बीजेपी को मिली है, ये हासिल हुई है। तो सेंट्रल गुजरात हो, साउथ गुजरात हो, साउथ गुजरात में तो कई जगह पर क्लीन स्वीप एक तरीके से बीजेपी ने किया है। तो तमाम लोगों को, तो तमाम तबके हैं वहां से इंपॉर्टेंट चेहरे को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये देखा जा रहा है। तो 16 लोगों की जो लिस्ट इस वक्त आज तक के पास आई है, उन 16 लोगों की इस वक्त हाई लेवल मीटिंग मेरे ठीक पीछे यहाँ पर सीएम हाउस में चल रही है। बस कुछ ही देर में नेहा आपको बता दूं यहाँ पर ये मीटिंग है वो खत्म हो जाएगी, जिसके बाद महत्वपूर्ण मीटिंग सीएम हाउस पर चल रही है। लेकिन जो एमएलएज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कल रात से ही सिलसिला सीएम और एमएलएज के आने का शुरू हो चुका था। एक हाई लेवल लंच होना है, इसका जायजा लिया सौरभ वक्तानिया ने। देखिए रिपोर्ट। शपथ विधि के ठीक पहले एक उच्च स्तरीय मीटिंग इस वक्त सीएम हाउस गांधीनगर में चल रही है। मेरे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये सीएम हाउस है, और जो बीजेपी के 16 एमएलएज है जो संभावित तौर पे जो आज मिनिस्टर की शपथ लेने वाले हैं, वो तमाम लोग इस वक्त अंदर मौजूद है सीएम हाउस में। उनकी एक मीटिंग चल रही है, ब्रेकफास्ट होने वाला है, और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। और इस जो मिनिस्टर्स है, जो 16 से ज्यादा लोग आज शपथ लेने वाले हैं, उनमें तमाम ऐसे चेहरे हैं, तमाम गुजरात के जोन्स है जिसको इंक्लूड किया गया हो, चाहे वो साउथ गुजरात हो, नॉर्थ गुजरात हो, ट्राइबल चेहरा हो, साउथ गुजरात का चेहरा। तो शपथ विधि के पहले ठीक यहाँ पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग चली, और इसके ठीक बाद ये तमाम लोग यहाँ से गांधीनगर के लीला होटल जाएंगे, जहां पर जो है लंच रखा गया है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तानिया, गांधीनगर आज तक। तो हलचल जबरदस्त है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, चित्रा भी हमारे साथ हैं। चित्रा, हार्दिक पटेल क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि कैबिनेट में शायद पहले उनको जगह मिल जाए, लेकिन उनका नाम इन 16 में तो नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, हार्दिक पटेल को अभी शुरुआती तौर पर इस तरह की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पटेल को बहुत ज्यादा उम्मीद रही होगी, क्योंकि 5 महीने पहले ही वो बीजेपी में आते हैं। बीजेपी में पाटीदार चले पहले से ही बहुत बड़े हैं। देखिए खुद भूपेंद्र पटेल पाटीदार होने की वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि पाटीदार एक बहुत बड़ी आबादी है जो जीत और हार तय करती है। और 2017 में अगर बीजेपी 99 सीटों पर आकर सिमट गई थी तो उसके पीछे पाटीदार आंदोलन ही था। तो पहले से ही पाटीदारों की भरमार है। अभी मौजूदा वक्त में जब खुद चीफ मिनिस्टर को ही बना दिया जाए पाटीदार, तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं हार्दिक पटेल अभी 29 साल के हैं, बिल्कुल नए वो चेहरे हैं। और जिस जगह से वो चुनाव लड़कर जीत कर, देखिए वो कांग्रेस की सीट यकीनन रही है, 10 सालों से कांग्रेस का वहां पर कब्जा था, लेकिन उसके पहले 2012 के पहले 10 सालों तक बीजेपी का भी कब्जा था। तो मुझे लग रहा है हार्दिक पटेल को थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। और खुद जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था उनके इलाके विरमगाम में जाकर, तो उन्होंने इस बारे में जिक्र भी किया था। उन्होंने अपनी जीत की बात जरूर कही थी, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर, इसको लेकर उन्होंने किसी तरह की उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में आज बेहद अहम दिन, 12/12/2022
2022 को आज दोबारा भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं।